हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऑलमोस्ट हाफ फिजिकल क्वांटिटीज काउंटिंग में वेक्टर्स होते हैं और हाफ स्केलर्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है और कुछ वेक्टर है। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, यानी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, ठीक है। यानी एक इंफॉर्मेशन मैग्नीट्यूड होता है उसका और दूसरा इंफॉर्मेशन डायरेक्शन होता है। दोनों इंफॉर्मेशन से ये वेक्टर कंप्लीट होता है। और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिसको केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर का एग्जांपल बताओ क्या क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और हम लोग बात करेंगे वेक्टर वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं। और स्केलर में आप जान लो कि आपका मास, वॉल्यूम, डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, डेंसिटी, ये सारा, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब ऐसी स्केलर क्वांटिटीज हैं। दो स्केलर को जोड़ना है, बड़ा आसान काम है। जस्ट अलजेब्रा नियम से ऐड करेंगे। 3 kg प्लस 5 kg इक्वल टू 8 kg। इसमें कोई बड़ा है ना मैथमेटिक्स नहीं, जस्ट जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो सिंपल अलजेब्रा से ही ऐड होता है या माइनस होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना है तो उसके लिए आपको वेक्टर का अलग नियम है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि 3 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन इज नॉट 8 न्यूटन ऑलवेज, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा इसका क्या नियम है फिर, है ना। इसके लिए हम लोग बात करेंगे, है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे कि वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो सिंपल रूल से ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर को क्या क्या कोई भी वेक्टर होगा, ठीक है, जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या तरीका है, ठीक है। एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी नेम ऑफ द वेक्टर, नेम ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का नाम कैसे रखते हैं हम लोग। कोई स्मॉल लेटर, जनरली कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर एरो साइन लगा दिया, तो ये एरो साइन लगाने से पता चलता है कि वेक्टर का नाम है। ये वेक्टर बी हो गया, कोई वेक्टर सी हो गया, ठीक है। अब देखोगे फोर्स वेक्टर के लिए हम लोग कैपिटल एफ के एरो लगा दिया, ठीक है, ऐसा। तो मतलब एरो जरूरी होता है वेक्टर के ऊपर। या कभी कभी स्मॉल लेटर को डार्क कर दिया, डार्क लेटर लिख दिया, वो भी वेक्टर का सिंबल होता है। वेक्टर का नामकरण ऐसे होता है, ठीक है। वेक्टर का नाम हम ऐसे रखते हैं। या दो लेटर के ऊपर एरो साइन लगा दिया, यानी ये वेक्टर ए से बी तक के बीच है, ए से बी तक के बीच है, ए से स्टार्ट होगा बी पे खत्म होगा, इस तरह से एटसेट्रा। इस तरह से हम लोग वेक्टर का नाम रखते हैं। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप वेक्टर को हम लोग दिखाते कैसे, मतलब डायग्राम, इसका डायग्राम, फोटोग्राफ, डायग्राम, ठीक है। इसका फोटोग्राफ कैसा होगा, ठीक है। जैसे आदमी का भी है ना नाम होता है, एक फोटोग्राफ होता है, ठीक है, क्लियर। एक नाम का बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफ उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्रिकली हम लोग एरो यूज करते हैं, एरो,
लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली लाए है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एरो बोलेंगे। एरो रिप्रेजेंट वेक्टर, है ना, वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग एरो ड्रॉ करते हैं। इसका क्योंकि वेक्टर में दो चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो एक इंफॉर्मेशन इसके लेंथ से लेंगे और एक इंफॉर्मेशन इसके डायरेक्शन ऑफ एरो से लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन बताएगा डायरेक्शन ऑफ द एरो, है ना, और इसका जो लेंथ बताएगा मैग्नीट्यूड। तो जो लेंथ होता है वेक्टर का वो बताएगा मैग्नीट्यूड। तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू magnitude of vector and vice versa। यानी हम बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो, ठीक है। यानी आपको लेंथ जो लेना है वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल। अगर आप 10 न्यूटन फोर्स के लिए अगर आप 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो 5 न्यूटन फोर्स के लिए 1 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, और ड्रॉ करना पड़ेगा, समझे, ठीक है। तो लेंथ हमेशा रखते हैं मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर आपको डबल मैग्नीट्यूड करना है तो आपको लेंथ भी डबल लेना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड को आधा करना है तो आधा लेंथ ले लीजिए, ठीक है। हाँ, स्केल आपके हाथ में है, ठीक है। आप हो सकता है हम 10 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, कभी 100 न्यूटन के लिए भी 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर 200 न्यूटन के लिए आप 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लो, 2 सेंटीमीटर एरो ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वो स्केल आपके पे डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन एक पूरे क्वेश्चन में आप एक ही स्केल यूज कीजिए, ठीक है, समझे ना, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ एरो जो होगा, डायरेक्शन ऑफ एरो is along the direction of vector, is along the direction of vector, ठीक है। जैसे ये वेक्टर में ड्रॉ किया, इसका नाम कुछ ए रख दिया, ठीक है ना, समझे ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड इसका जो कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इसका जो मैग्नीट्यूड का सिंबल ऐसा होगा, दोनों दो वर्टिकल लाइन लिखो, मॉडुलस, है ना, मॉडुलस वाला सिंबल लो, उसके अंदर वेक्टर को अलग दो, ये इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हो। यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप सिंपली एरो हटा दो, यानी वही लेटर लिखिए और एरो बस हटा दीजिए। यानी वेक्टर में ए लिखा, मैंने एरो नहीं लिखा, तो एरो नहीं लिखने का मतलब आप इसका मैग्नीट्यूड बता रहे हो, ठीक है। ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड दिखाने का, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो ज्यादा आपको बात समझ में आएगा। जैसे हम लोग जानते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, मतलब 2D में, तो इधर नॉर्थ हम दिखाते हैं। जब भी हम कॉपी पे बनाते हैं, पेज पे बनाते हैं, तो नॉर्थ हम इधर दिखाते हैं। मैप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप इंडिया का मैप बना रहे हैं तो आप वो नॉर्थ इधर दिखाते हैं और साउथ इधर दिखाते हैं, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये रेफरेंस डायरेक्शन है, ये मतलब ये जो डायरेक्शन है अर्थ के पैरेलल है ना, अर्थ के पैरेलल डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसा 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लीजिए और आपको बताएगा डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये अर्थ के पैरेलल है, अर्थ के पैरेलल है, ठीक है, अर्थ के पैरेलल डायरेक्शन है। और ये होगा वर्टिकल अप, ये हो जाएगा वर्टिकल डाउन, ऐसा होगा। अच्छा, अगर बीचों बीच अगर निकल जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर एग्जैक्ट बीच पे चले जाए तो ये 45 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 45 होना चाहिए, बीचों बीच होना चाहिए, इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, इधर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। यानी 45 रहे तब ऐसा बोला जाएगा। अब यहीं पे अगर मान लो अगर किसी एक लाइन से 45 डिग्री पे नहीं है, मान लो ये है 20 डिग्री है, तो इस डायरेक्शन में क्या बोलेंगे आप? ठीक है, तो इसको बोला जाएगा 20 डिग्री, ठीक है, ईस्ट से 20 डिग्री है तो ऑफ ईस्ट बोलेंगे आप, ऑफ ईस्ट। ऑफ का मतलब यहां से होगा, ठीक है, ऑफ ईस्ट। किधर? ईस्ट है लेकिन किधर? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? तो नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यहां से आप किधर गए? नॉर्थ की तरफ चले गए। इधर इधर जाते तो साउथ की तरफ होता है ना, तो हम नॉर्थ की तरफ गए तो 20 डिग्री नॉर्थ हो गए ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ये हो गया डायरेक्शन। जैसे अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए ये है आपका 40 डिग्री, अब इसको क्या बोलेंगे? 45 तो है नहीं, तो 40 डिग्री किधर से है? तो नॉर्थ से है, ऑफ नॉर्थ बोलेंगे, आप बोलेंगे वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इस तरह से इसका डायरेक्शन बताते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल जो है, कोई पार्टिकल क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी स्ट्रेट रोड में इस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको बोलेंगे उसका वेलोसिटी जो है ईस्ट के अलोंग है, ठीक है ना। जिधर मोशन जिधर हो रहा है उधर ही वेलोसिटी होता है। तो मान लेते हैं भाई 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है और इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो उसका ये हो गया वेलोसिटी, यानी ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हो गया। अब इसका कोई नाम रख देते हैं तो वी रख दिया, वेलोसिटी जनरली सिंबल वी लिखते हैं हम लोग। और 10 मीटर पर सेकंड के लिए हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए इंडिया का मैप एक पेज में बनता है और एक बड़े नक्शे में भी, एक बड़ा मैदान में भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो तो स्केल पे फर्क पड़ता है ना। आप इस छोटे मतलब, ठीक है, 100 किलोमीटर के लिए आप 1 सेंटीमीटर स्केल भी यूज कर सकते हैं और 1000 किलोमीटर के लिए भी 1 सेंटीमीटर स्केल यूज करेंगे। अब स्केल बड़ा हो जाएगा, 1000 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, तो मैप छोटा हो जाएगा, कोई बात। तो आपका इस वेलोसिटी हमने 10 मीटर पर सेकंड के लिए 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब v बराबर बोलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एरो हटा दिया, मैग्नीट्यूड हो गया। या अब ये बोल सकते हैं v वेक्टर का जो ऐसा मॉडल्स लगा के ये बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड को 10 मीटर पर सेकेंड। अब उसी सेम सिचुएशन में अगर हमको दिखाना है किसी और आदमी का मान लो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और वो जा रहा है साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ तो दिखा दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 20 मीटर पर सेकेंड इसको बोलेंगे साउथ। इस वेलोसिटी का नाम हमने रख दिया v1, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये तो एरो हमने किधर ड्रॉ कर दिया? साउथ की तरफ, ठीक है। तो डायरेक्शन बताना साउथ की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड बताना है 20 मीटर पर सेकेंड, ये लिख के बता भी रहे हैं, ठीक है। और ये एरो लगा दीजिए, वेक्टर का नाम है तो एरो तो जरूर लगेगा इसमें। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपको नेम में जब भी एरो मारते हैं हम इसी तरह से मारते हैं, इसी तरह से एरो लगाते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वेक्टर ऐसा है तो आप एरो ऐसा लगाइएगा, ऐसा नहीं है। तो नेम में जो वेक्टर, नेम का जो एरो साइन है, नेम के ऊपर जो एरो साइन होता है वो हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब मान लीजिए किसी और पार्टिकल का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड वेस्ट है, तो इसके लिए फिर से हम 1 सेंटीमीटर लाइन ही ड्रॉ करेंगे और इसको लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। इसका नाम कुछ v2 रख दिया, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो लेंथ को रखते हैं हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल, ठीक है। लेंथ का मैग्नीट्यूड डबल करना है तो लेंथ को आप डबल कर दीजिए, लेंथ को डबल कर दीजिए, ठीक है,
ठीक है। अब मान लीजिए अब इसी सिचुएशन में अगर एक पार्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोग इस तरह से बताएंगे, इतना से लिख के बता रहा है, तो आप क्या बताओगे, इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब इसका वेलोसिटी कितना बताएंगे आप। हम देख रहे हैं कि इसी के बराबर का मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो इसका मतलब वही मैग्नीट्यूड होगा इसका भी। तो 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ बोल देंगे इसका v3। क्लियर। तो लेंथ देख के पता चल रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसी के बराबर का है। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, अब बात समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये डायरेक्शन क्लियर हो गया। ये डायरेक्शन जो भी होता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल में, है ना। नॉर्थ ऐसा नहीं है, नॉर्थ ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को बोलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन आपको 10 किलोमीटर जाना है, अब ऐसे थोड़ी चलेंगे। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ठीक है, और ये है वर्टिकल अप, ये है वर्टिकल डाउन। ठीक, अब हम लोग आते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब दो वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम दो लॉ पढ़ते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल लॉ और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब ट्रायंगल लॉ कब यूज होगा और पैरेललोग्राम लॉ कब यूज होगा। अगर दो वेक्टर इस तरह से है कि उसका एक के, अच्छा देखिए हम जैसे एरो ड्रॉ करते हैं, तो जहां से एरो स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, और इसका नाम होता है, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं। ये वेक्टर का टेल है। और जहां पे खत्म होता है वेक्टर, जहां पे एरो स्टॉप करता है, टर्मिनेट करता है, इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। इसका दूसरा नाम है हेड, इसको हम हेड बोलेंगे। तो ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो टेल और हेड। अगर ट्रायंगल वेक्टर का, एक वेक्टर का हेड पे दूसरे का टेल आ गया, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर और ये वेक्टर है, इसके हेड पे इसका टेल है, तो इसको जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। जब भी एक वेक्टर के हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे आ जाए, है ना, तो उसके जोड़ने के लिए हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ का मतलब सिंपल है कि आपको ट्रायंगल कंप्लीट करना है। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, जब इस पॉइंट को इस पॉइंट जोड़ दोगे तो ये बन गया ट्रायंगल, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन यही लाइन, यही एरो के अलोंग रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर इसी साइड के अलोंग होगा, इसी साइड के अलोंग होगा। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। जब भी दो वेक्टर को जोड़ के अगर कोई वेक्टर मिलता है तो उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। अब डायरेक्शन बात, अब एरो इधर की है कि यहां एरो होगा कि यहां एरो होगा, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप जोड़ेंगे दो वेक्टर को, है ना, तो ट्रायंगल लॉ से तो दो तरह से हम उसका वेक्टर डायरेक्शन जान सकते हैं कि एक तो टेल पे टेल होगा और हेड पे हेड होगा। तो देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का टेल इनमें से किसी एक वेक्टर के टेल पे होगा और हेड पे हेड होगा। तो इस ए का टेल यहाँ है तो टेल पे ही इसका टेल होगा, और बी का हेड यहाँ है तो बी के हेड पे ही इसका हेड होगा। तो ये डायरेक्शन होगा। अब दूसरा तरीका है, मतलब टेल पे टेल और हेड पे हेड, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और दूसरा तरीका होगा कि भाई दोनों ए और बी किस तरह से है, इस ए और बी इस सेंस में है, इस सेंस में है, तो इसका सेंस इसी सेंस में नहीं आएगा, इसका उल्टा सेंस में होगा, तो इसका ऐसा सेंस बनेगा, उल्टा सेंस बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे
हेड इधर आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है, तो जोड़ दिया इसे, टेल पे टेल हेड पे हेड, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे मान लीजिए वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर बी है। अब इसको जोड़ना है तो हम देख रहे हैं कि एक के हेड पे दूसरे का टेल है, तो हम जोड़ेंगे, ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे वेक्टर को। ट्रायंगल बना लिया तो टेल पे टेल और हेड पे हेड, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल यहाँ है, हेड यहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा नियम, ठीक है, इससे पहले अगर हम बात करें कि दो वेक्टर को सेम कब बोलेंगे, है ना, दो वेक्टर सेम कब बोलेंगे, हम जानते हैं वेक्टर में दो ही इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए दो वेक्टर का और डायरेक्शन सेम हो जाए तो वेक्टर सेम माना जाएगा। जैसे ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखें दोनों का लेंथ बराबर नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर दो वेक्टर का लाइन सेगमेंट पैरेलल है, दोनों एरो जो है पैरेलल है और एरो एक ही तरफ है, एरो एक ही तरफ है, तो डायरेक्शन सेम। ठीक है, ये ईस्ट है तो ये भी ईस्ट है। क्लियर। और अगर एरो अपोजिट साइड में आ जाए, अपोजिट साइड में आ जाए, तो समझो डायरेक्शन अपोजिट है। अभी दो वेक्टर, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, तो लाइन सेगमेंट अगर पैरेलल है, एरो एक ही तरफ है तो सेम डायरेक्शन में है वेक्टर, और एरो अपोजिट तरफ है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, और अगर हमने लेंथ भी बराबर ले लिया, इसका मतलब आपने मैग्नीट्यूड भी बराबर कर लिया, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ये वेक्टर सेम है। यानी सेम वेक्टर को होने के लिए एक ही जगह लोकेट होना जरूरी नहीं है। आप वेक्टर इस ये यहां भी आ गया, मतलब ये दोनों वेक्टर भी सेम है, इसका मतलब इस आपको इसको ए भी बोल सकते हैं, मतलब इस बी को आप ए बोल सकते हैं। ऐसा पता चला कि ये लगता है कि किसी ने इसको उठा करके यहां रख दिया है ना, ए वेक्टर उठा के यहां पे लेके आ गए, मतलब आप वेक्टर को फ्रीली कहीं भी मूव करा सकते हैं। ये वेक्टर ए है तो यहाँ भी ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि लेंथ बराबर, मैग्नीट्यूड एक ही तरफ है, डायरेक्शन एक ही तरफ है और डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए मतलब वेक्टर ए, ये भी वेक्टर ए ही है। मतलब आपने इसको उठा करके यहाँ रख दिया, तो वेक्टर फ्री है, उसको हम फ्रीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, मूव करा सकते हैं, रोटेट नहीं करना है, रोटेट नहीं करेंगे, रोटेट करेंगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको उठा करके आप पैरेलल कहीं भी शिफ्ट करा सकते हैं, कहीं भी पुश करा सकते हैं। ठीक है, इसी लाइन के अलाउंग कहीं मूव करा सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं, आगे मूव करा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको रोटेट नहीं करना है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं वेक्टर फ्री है, वेक्टर फ्री है, फ्री वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। अगर आपका दो वेक्टर इस तरह से हो कि दोनों का टेल मिल रहा है आप एक पॉइंट पे, अभी दोनों वेक्टर का टेल कॉमन है, देखिए यहाँ पे कॉमन है टेल, दोनों का टेल एक पॉइंट पे है, तो इनको जोड़ने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं। तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि इनको आपको एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट करनी है। तो इसके पैरेलल अब यहां से लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और मतलब इसके हेड से इसके पैरेलल, मतलब बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, बन गया इस तरह से। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसका एक डायगोनल रिजल्टेंट होगा, डायगोनल है ना। अब इस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये हो सकता है, एक डायगोनल ये हो सकता है। तो जो डायगोनल कॉमन टेल से जा रहा है वही रिजल्टेंट, उसी डायगोनल के लोग रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ये डायगोनल जो कॉमन टेल से जा रहा है इसी डायगोनल के लोग रिजल्टेंट होगा। अब इसका एरो किधर लिया जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो यहां ध्यान दीजिएगा, तो टेल पे ही टेल होगा और हेड इधर होगा, तो यानी दोनों के कॉमन टेल पे ही रिजल्टेंट वेक्टर का टेल होगा, इसका मतलब हेड यहां होगा। तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर को जोड़ के यही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, अब बनाइए रिजल्टेंट।
दिखाइए इसमें कैसे रिजल्ट दिखाएंगे। हम देख रहे हैं कि दोनों का टेल मिल रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसके लिए आप परिणाम बनाओगे। मान लीजिए वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो P के हेड से, एक के हेड से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया, एक के हेड से दूसरे के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। P के पैरेलल Q के हेड से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब बन गया पैरेललोग्राम। अब जो रिजल्टेंट होगा ये कॉमन टेल से जाता हुआ डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर देगा, R A P प्लस Q। जब भी दो वेक्टर को जोड़ के मिलेगा उसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, बेसिकली दोनों नियम सेम ही है। आप ट्रायंगल लो से भी जोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। बट सिचुएशन क्या है कि इसके लिए आपको हेड पे टेल होना चाहिए। अब देखिए ये वेक्टर B है, हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में का मतलब है कि अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और लेंथ भी सेम होंगे, है ना। सही, लेंथ ऑफ साइड सेम होते हैं अपोजिट साइड का। तो अगर ये B है तो इतना ये भी लेंथ उतना ही है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया। और पैरेलल भी है और एक ही तरफ अगर एरो कर देंगे तो डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो फाइनली ये वेक्टर भी B वेक्टर है, ये वेक्टर भी B वेक्टर है। अब अगर देखिएगा तो अब B आपका यहाँ है और A यहाँ पे है। अब इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि एक के हेड पे दूसरे का टेल आ चुका है, आपको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ड्रॉ बना दो, ठीक है, समझे ना। तो यही आपको रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और इसका टेल या टेल पे होगा और हेड पे हेड होगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो ट्रायंगल लॉ से भी आपको वही वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है जो पैरेललोग्राम लॉ से मिल रहा था। तो फाइनली अब ये याद रखेंगे कि अगर आपका एक के हेड पे दूसरे का टेल होगा तो ट्रायंगल लो, और अगर दोनों का टेल एक पॉइंट पे होगा तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हमने ड्रॉ करना सिखा दिया रिजल्टेंट, है ना, कैसे दिखाएंगे हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर को। अब इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, हमेशा जो एंगल जब भी होगा वो इसी रेंज में होगा, 0 से 180 के बीच। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है उसका रेंज ही ये होता है कि 0 से 180 तक होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर दोनों वेक्टर, अब एंगल कैसे डिफाइन करेंगे, अगर दो वेक्टर इस तरह से है, या तो उसका टेल मिल रहा हो एक पॉइंट पे या हेड कॉमन हो, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये वेक्टर A और ये वेक्टर B है, ये P और ये मान लीजिए Q है। अब इन दोनों का हेड कॉमन है और यहाँ पे दोनों का टेल कॉमन है, ठीक है, ठीक है। अब हम इन दोनों के बीच का देखेंगे वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो अब यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल ये बोल सकते हैं और एक एंगल ये बोल सकते हैं इन दोनों एरो के बीच। तो आपको हमेशा स्मॉलर एंगल को एंगल मानना है। आपका रेंज हमेशा 180 तक हो, 180 से बड़ा एंगल नहीं हो सकता। तो जो स्मॉलर एंगल होगा दोनों एरो के बीच, जब दोनों का टेल और दोनों का हेड मिल जाए तब आप बात करो। तब देखो स्मॉल एंगल कौन सा है, ये बड़ा वाला एंगल है, बिगर एंगल हो गया, ये स्मॉलर एंगल हो गया, इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब यहाँ भी आप दो एंगल समझ सकते हैं, एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, तो ये आपका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा। ये जब भी आएगा 180 तक ही होगा, ठीक है। जैसे मान लो अब ये है 0 डिग्री कैसा बनेगा, अब दोनों का टेल मान लो ऐसा वेक्टर है, अभी दोनों का टेल मिल रहा है, अब दोनों एक ही तरफ है, तो यानी यही एंगल है 0। तो एंगल 0 होने का मतलब है कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर आपका एंगल 180 है तो उसका ऐसा कुछ बनेगा, यानी A मान लीजिए B, तो ये एंगल हो गया थीटा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब हो गया जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आ गया, वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो आपको ये दे देगा, ये आपको बताओ कि ये अगर वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये एंगल 120 है, तो अब बताओ एंगल कितना होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोल देंगे, डायरेक्ट 120 बोल देंगे, 180 से कम है सर 120।
तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, या तो दोनों का टेल कॉमन हो या दोनों का हेड कॉमन हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेक्टर को तो हम शिफ्ट करा सकते हैं, वेक्टर तो फ्री होता है, इसको मूव करा सकते हैं और पैरेलल शिफ्ट करके कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो या तो दोनों का आपको टेल कॉमन कर लेना पड़ेगा या हेड कॉमन करना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा एंगल। तो इसलिए हम इस वेक्टर को मूव करा देते हैं, ठीक है। इसी लाइन के लॉन्ग मूव करा दिया ऐसा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब ये लाइन वेक्टर उठ के वहां पे आ गया। अब दोनों का टेल मिल चुका है। अब स्मॉलर एंगल ये होगा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स होगा। आप देख सकते हैं 120 है तो ये हो गया 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब दो वेक्टर का जोड़ के जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ये बात करने वाले हैं। जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं स्मॉल बी, इसका मैग्नीट्यूड बी और इसका मैग्नीट्यूड ए, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल, ये एंगल नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करेंगे। तो अभी हमने एग्जांपल लिया था तो आप समझ सकते हैं ये एंगल है दोनों वेक्टर के बीच का। अब जबकि दोनों का दो वेक्टर का भी दो वेक्टर इस तरह से है कि एक के हेड पे दूसरे का टेल है, इसका मतलब आपको रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ यूज करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और टेल पे ही टेल होगा रिजल्टेंट का, और हेड पे बी के हेड पे इसका हेड होगा, ए के टेल पे इसका टेल होगा। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड कैपिटल आर मान लिया, ठीक है। अब हमें बताना आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी और थीटा, ठीक है। अब ये लेंथ निकालना है, मान लेते हैं ये लेंथ ए है, ए सेंटीमीटर मान लीजिए, ये लेंथ बी सेंटीमीटर मान लीजिए। अब हम ये पता करेंगे ये लेंथ कितना होगा, जितना सेंटीमीटर का वही मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं सामने वाले, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमको हाइपोटेन्यूस पता होता है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बन गया हाइपोटेन्यूस, कुछ नाम दे देते हैं ए बी और ये पॉइंट सी, इस पॉइंट पर नाम एन दे देते हैं, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं, देखिए बी एन निकाल लेंगे हम, बी एन निकालने से आपको एन मिल जाएगा, क्योंकि ए से बी तक का दूरी ए है। फिर बी एन निकालेंगे तो आप इसमें जोड़ देंगे ए में, तो ए से एन तक का दूरी हो जाएगा, ए एन साइड आ जाएगा। फिर सी एन साइड निकाल लेंगे तो फिर आप इस पाइथागोरस थ्योरम से ये एसी साइड निकाल लोगे आप, ठीक है। तो बी एन और सी एन की हमको जरूरत है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल बी सी एन में हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी एन। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें साइन थीटा बोल कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज सी एन बाई बेस बाई हाइपोटेन्यूस दैट इज स्मॉल बी। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, है ना। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, सी एन, हाइपोटेन्यूस कौन है 90 के सामने साइड स्मॉल बी। तो बी साइन थीटा आपके पास हो जाएगा सी एन, और cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस यहाँ पे कौन है, इस ट्रायंगल में इस थीटा एंगल के लिए बेस आपका bn है, और हाइपोटेन्यूस 90 के सामने साइड होता है स्मॉल b है। तो आपका bn क्या हो गया, b cos थीटा, b cos थीटा हो गया, ठीक है। इसीलिए अब देखिए इन ट्रायंगल ACN, एन हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी एन।
ए बी स्मॉल ए बी एन हो जाएगा बी कॉस थीटा, और सी एन हो गया आपका बी साइन थीटा। ठीक है, इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आर मतलब ए सी, और ए सी निकालने का तरीका होगा ए एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ए एन मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी एन मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो R इक्वल टू रूट अंडर ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए इंटू बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन ले ली दोनों में से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab cos थीटा। तो हम जानते हैं किसी भी एंगल के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab cos थीटा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस दिशा में है, तो डायरेक्शन के लिए केवल हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही नहीं यूज करते हम लोग, हम ये बता देंगे कि भाई ए वेक्टर जिस भी दिशा में होगा उससे अल्फा एंगल पे रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है। मान लो उससे ए वेक्टर जिधर है उधर से अल्फा एंगल पे है रिजल्टेंट, आपको डायरेक्शन बदल जाएगा। तो हम डायरेक्शन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ एंगल अल्फा। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए बात करते हैं। हम एंगल अल्फा कैसे निकालेंगे, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल ACN में tan अल्फा बोलेंगे इन ट्रायंगल ACN, tan अल्फा इक्वल टू CN परपेंडिकुलर बटा बेस AN। तो tan अल्फा इक्वल टू CN मतलब B साइन थीटा, EN मतलब A प्लस B कॉस थीटा, ये tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब मान लीजिए, अच्छा इसी को अगर हम पैरेललोग्राम लॉ से समझाना है इसको, तो कैसे, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये वेक्टर बी होगा, और ये थीटा दिखा है तो यही एंगल आपका थीटा है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, ये बना रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसी का मैग्नीट्यूड आर, दिस इज आर रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो अल्फा यहाँ पे आपको एंगल दिख रहा है वो यही ए से कितना एंगल बनाता है रिजल्टेंट, ये एंगल है अल्फा। ठीक है, इस तरह समझ सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। दिस एग्जांपल, मान लीजिए वेक्टर ए ये है और ये वेक्टर बी है, सपोज ये एंगल 120 डिग्री है, और ए का जो मैग्नीट्यूड है 20 है, इसका मैग्नीट्यूड है 10। अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम आर का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग सारा डेटा पुट करेंगे, तो हम जानते हैं एंगल अभी कितना होगा, तो 160 डिग्री होगा। ठीक है, अब पुट कीजिए वैल्यू, ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि 20, बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 10, 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू cos 60, तो ये 400 हो गया प्लस 100 हो गया प्लस 240 400
2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कॉस 60 1/2 कट जाएगा, 200 प्लस 4 600 700 700 हो जाएगा। यानी 10√7 इसका मैग्नीट्यूड बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो सिंपल इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस। केस 1, अब अगर मान लो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर्स अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी एंगल जीरो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अभी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसी फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कितना बैटरी बचा है? चलो, हाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट। अच्छा, कितना हो जाएगा ए प्लस बी ना। तो यानी दोनों, अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों का इसका जो मैग्नीट्यूड बनेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड को जोड़ करके मिलेगा। ठीक है, यानी ऐसा बना लेते हैं, ये है आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी है। समझे? तो ये बना रिजल्टेंट वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अब इसका जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है आपको, ए प्लस बी दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर आपका ए और बी दोनों है। जिस दिशा में ए और बी दोनों होगा उसी दिशा में डायरेक्शन होगा, उसी दिशा में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो अभी ए और बी एक ही दिशा में था, सेम डायरेक्शन में था, तो ए प्लस बी जो वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड जोड़ करके मिलेगा इस तरह से। और एंगल से अगर आपको देखना है tan अल्फा से, तो tan अल्फा आप निकाल लीजिएगा। tan अल्फा बराबर क्या होता है, b साइन थीटा मतलब 0 बाय a प्लस बी कॉस 0। तो cos 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 0 इंटू बी 0 बाय समथिंग 0। तो अल्फा, tan अल्फा 0 का मतलब अल्फा आपका 0 भी होगा या 180 भी हो सकता है। दोनों का tan होता है 0, तो दोनों का tan होता है 0, लेकिन यहां पे आपको 180 नहीं लेना है, 0 लेना है। ठीक है, तो अगर आपका वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है तो रिजल्टेंट भी उसी दिशा में होगा और मैग्नीट्यूड जोड़ करके मिलेगा, और ये मैक्सिमम होता है। ठीक है, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में हो जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम मिलेगा और वो दोनों को जोड़ करके मिलेगा। यानी कभी भी आप इससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला रिजल्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है, ये मैक्सिमम है और वो तभी मिलेगा जब एक दिशा में होगा। और अगर बस केस 2 की बात कर लेते हैं, अगर वेक्टर along opposite direction are in opposite direction, ठीक है, यानी थीटा की बात करेंगे 180 डिग्री, यानी ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां पे फॉर्मूला में एंगल बस चेंज होकर 180 हो जाएगा, और cos 180 का वैल्यू, cos 0 1 था, लेकिन cos 180 होता है -1। ठीक है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab हो जाएगा, यानी a माइनस बी का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। वैसे इसको मॉड बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रूट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे मॉड बोलिए या बोलिए आप a और b का डिफरेंस, मतलब जो बड़ा होगा a और b में जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को माइनस कर दीजिएगा। तो डिफरेंस ऑफ a एंड b, डिफरेंस ऑफ a एंड b, तो ऑलवेज, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मतलब माइनस करके मिलेगा।
ठीक है। अभी यहां भी देखेंगे तो आपको tan अल्फा बी साइन 180 बाय a प्लस बी कॉस 180 डिग्री। अब हम बता देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन 180 जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। तो ये जीरो बाई समथिंग जीरो, ये कॉस 180 -1 तो जीरो हो जाएगा। तो अल्फा यहां जब देखोगे जीरो या 180, यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर या तो ए की तरफ होगा या ए के अपोजिट बनेगा। अगर अल्फा जीरो हो गया तो ए की तरफ रिजल्टेंट, और अल्फा 180 हो गया तो ए के अपोजिट रिजल्टेंट। तो यहां दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिधर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी तरफ होगा। अभी दिख रहा है कि वेक्टर इस डायग्राम में ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ए की तरफ होगा, ठीक है। तो और माइनस करके मिलेगा। देखिए ये आपका ए, ठीक है, इतना सा ए है ना, ये मैग्नीट्यूड ए हो गया, और बी इतना सा है, माइनस कर दीजिए, इतने से बचेगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब चूंकि ये रिजल्टेंट है मतलब दोनों वेक्टर को जोड़ के मिला है, इसलिए मैं ए वेक्टर फॉर्म में तो ए प्लस बी ही बोलूंगा। आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड जब बोलेंगे तो डिफरेंस के बराबर बोलेंगे, ठीक है। और इस केस में ये जो रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेक्टर का वो मिनिमम होगा, यानी इससे कम आपका मैग्नीट्यूड कभी नहीं मिलेगा। दो वेक्टर को जोड़ करके इससे कम मैग्नीट्यूड कभी नहीं मिलेगा, है ना, ये मिनिमम है। हमेशा इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। और ये मिनिमम तब मिलेगा जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एंगल 180 डिग्री पे रहेगा, तब ऐसा होगा। अच्छा, इसी में एक और अगर इसका सब केस की बात किया जाए, अब मान लो कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाए और एंगल 180 भी हो जाए, तब क्या होगा? इसी का स्पेशल केस, 180 एंगल है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जैसे मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? फिर तो जीरो हो जाएगा, है ना। और जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है तो उसको बोलते हैं जीरो वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ठीक है। यानी दो वेक्टर, देखिए दोनों वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे, तब आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जीरो वेक्टर को हम लोग एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, जीरो मिलेगा, मतलब कैंसिल आउट हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो देखिएगा आगे भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होता है? जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तब होगा रिजल्टेंट वेक्टर जीरो वेक्टर, ठीक है। और तीसरा केस पढ़ लेते हैं हम लोग, केस 3। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जाए और एंगल सपोज थीटा ही है, दो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, और एंगल थीटा है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम, कोई भी जनरल एंगल थीटा मान लीजिए, और मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ए और बी सेम है, बी इक्वल टू ए, ठीक है। इस केस में अब अगर ड्रॉ करेंगे तो आपका ये जो पैराग्राफ बनेगा वो बनेगा रोम्बस, बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये ए है तो ये भी ए, ये ए तो ये भी ए, तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगे, रोम्बस बन जाएगा। और डायगोनल जो होगा वो ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल सेम है, यानी अल्फा जो होगा वो थीटा बाई 2 हो जाएगा,
यानी ये पूरा एंगल थीटा है तो उसका अल्फा हाफ एंगल हो जाएगा, मतलब रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उनके बीच का एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। याद रखिएगा ये 60 डिग्री है तो 30-30 पे वो रिजल्टेंट बनेगा, एकदम एग्जैक्ट बीचों बीच जाएगा रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो R इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर, बी की जगह भी हम ए रख देते हैं, 2a इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ये बना 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बन जाएगा 2a कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया है, 1 प्लस देखिए कॉस 2a, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं ये 2 कॉस स्क्वायर a हो जाता है, यानी जो भी एंगल यहाँ पे होता है उसका आधा एंगल हो जाता है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे एंगल थीटा है इसलिए ये थीटा बाय 2 हो चुका है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2a cos थीटा बाय 2। देखो हम जनरल फॉर्मूला से ही ड्राइव किया है, तो जब भी स्पेशल केस यूज आएगा, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा तो डायरेक्ट यहाँ लग, ये फॉर्मूला से भी वही आंसर आना है, इससे भी वही आंसर है, क्योंकि इसी से हम इसको लेके आए हैं। तो डायरेक्ट ये लगा देंगे 2a cos थीटा बाय 2, और डायरेक्शन तो पहले बता दिया कि बीचों बीच निकलेगा रिजल्टेंट।